जी प्यारे साथियों, आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में जैसा कि हमारा लाइव सेशन रुक गया था क्वेश्चन नंबर लगभग 16 पे। तो 16 का आंसर आप लोगों ने दे दिया था। हाँ, निम्न में से कौन सी विधि गणित में रचनात्मकता बढ़ाती है? तो समस्या समाधान। पावलोव का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, वो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गणित शिक्षण में क्वेश्चन नंबर 18 था। गणित शिक्षण में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है समय व्यतीत करना, अधिगम को रोचक प्रभावी बनाना, केवल सजावट करना और गृह कार्य बढ़ाना। भाई समय व्यतीत करना नहीं है, केवल सजावट नहीं है, अधिगम को रोचक और कैसा बनाना है, प्रभावी बनाना है। तो हम टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य होता है, बाकी के सारे नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19 एक एक करके देखो। एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ एनालिसिस करवाने का। यदि छात्र अपने अनुभवों के आधार पर, किसके आधार पर? अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है, तो यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? अब लाइव सेशन तो है नहीं, नहीं तो मैं आपके आंसर लेता। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपके आंसर ना लेते हुए आप केवल अपना सॉल्यूशन नोट कर लें, किसके कितने सही आ रहे हैं। हाँ, तो छात्र अपने अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा 19 का कौन सा सही होगा? देखो, व्यवहारवाद एक अलग चीज है, परिपक्वतावाद एक अलग चीज है, अनुशासनवाद एक अलग चीज है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, निर्माणवाद है, जिसमें बालक क्या करता है? अपने अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। बालक स्वयं एक बालक स्वयं एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, यह विचार किस शिक्षण दृष्टिकोण से जुड़ा है? निर्माणवादी दृष्टिकोण, दंडात्मक दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण, अनुशासनवादी दृष्टिकोण। देखो, अनुशासनवादी को छोड़िए, पारंपरिक को छोड़िए, दंडात्मक को छोड़िए, इतना तो पता है ये निर्माणवादी दृष्टिकोण से है। और बालक स्वयं एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, ये जो स्टेटमेंट है निर्माणवादी दृष्टिकोण में, तो वो है हमारा जीन पियाजे भाई साहब का है। किसका है? जीन पियाजे भाई साहब का है। कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने सिद्धांतों का निर्माण या ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तथा अपने सिद्धांतों का सृजन स्वयं करता है, अपने विचारों को तो निर्मित स्वयं करता है, यानी नन्हा वैज्ञानिक बनाया, स्मॉल साइंटिस्ट बताया, लिटिल साइंटिस्ट बताया। किसने बताया था? जीन पियाजे भाई साहब ने बताया था, निर्माणवादी दृष्टिकोण। क्योंकि देखो, निर्माणवादी दृष्टिकोण में पियाजे भी आता है, हमारा वाई गोस्की भी आता है निर्माणवादी में, हमारा ब्रूनर भी आता है निर्माणवादी दृष्टिकोण में, हमारा ग्लेसर फील्ड भी आता है, ग्लेसर फील्ड भी आता है निर्माणवादी। निर्माणवादी दृष्टिकोण में कोई एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये 4-5 लोगों का ग्रुप है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज ना हो, निर्माणवादी दृष्टिकोण हमारा ये ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। और ये जीन पियाजे का विचार है, जीन पियाजे की परिभाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 गणितीय चिंतन को विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? गणितीय चिंतन को विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? देखो, केवल सूत्र याद करना। भैया केवल है तो उठा के पटक दो, केवल मारो गोली। क्या मारो? गोली मारो। हाँ, गणितीय चिंतन को विकसित, अधिक गृह कार्य देना, ये तो भैया बोझ बढ़ाना हो गया। क्या हो गया? बोझ बढ़ाना हो गया। जबकि एनसीएफ 2005 से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बोझ मुक्त होना चाहिए। कैसी हो गई? बोझ मुक्त हो गया, विदाउट बर्डन। कौन सा बर्डन? बोझ मुक्त। कौन सा, किसका वजन होना चाहिए? मानसिक वजन कम होना चाहिए, मानसिक वजन कम होना चाहिए। जब गृह कार्य ज्यादा देंगे तो मानसिक वजन बढ़ेगा, तो इसलिए ये भी नेगेटिव। फिर केवल ना, फिर यहाँ राय तो फैला दो। लेकिन जब तर्कपूर्ण प्रश्न पूछेंगे बच्चे से, तो गणितीय चिंतन क्या होगा? अच्छी तरीके से विकसित होगा। ये 21 का बी है। इसके बाद है 22 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखो, प्रेरणा मैंने दो प्रकार की बताई थी, एक थी आंतरिक और एक थी बाह्य। तो बस अब ऑप्शन को पढ़ो और यहाँ पर अंदाजा लगाइए। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। पुरस्कार देखो, जो स्वयं से जो हमारे अंदर आती है वो आंतरिक प्रेरणा होती है, जो दूसरों से आती है वो बाह्य होती है। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, तो पुरस्कार कौन देते हैं? दूसरे, तो ये बाह्य है। दंड के दर से पढ़ना, तो दंड कौन देता है? दूसरे, तो ये भी बाह्य है। जिज्ञासा के कारण या अंक प्राप्त करने हेतु पढ़ना, अंक कौन देते हैं? दूसरे, तो ये भी बाह्य है। जिज्ञासा के कारण सीखना, यानी जिज्ञासा बेटा स्वयं के अंदर आती है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
बिल्कुल हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, भाषा विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। मेरे प्यारे साथियों, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास से संबंधित है कोहल वर्ग का संबंध। और नैतिक विकास में हम एक बंदा और पढ़ते हैं, जब मैं मोरल डेवलपमेंट कराऊंगा आपको तो वहाँ एक बंदा और पढ़ने के लिए मिलेगा, वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे का पुराना सिद्धांत है और कोहल वर्ग का नया सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट का, दोनों। हाँ, तो फिर कैरोल गिलिगन ने आलोचना भी की, बाद में लिमिट भी बताई इनके सिद्धांत की। तो ये पुराना है और ये नया है, तो ध्यान रखेंगे, आगे बताऊंगा इन चीजों को मैं, केवल एमसीक्यू में करवा रहा हूँ अभी तो मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है? गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, हाँ बिल्कुल, डायग्नोसिस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों, दो चीज होती हैं, पहले होता है निदानात्मक परीक्षण, फिर उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है प्यारे साथियों? पहले होता है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। प्यारे साथियों, रिमेडियल टीचिंग, पहले होता है निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जब हम समस्या की तह तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे? तह तक पहुंचे, यानी कहने का मतलब है कोई काम रुका हुआ है तो उसका कारण क्या है, अगर वो हमने पता कर लिया, कारण का पता कर लिया, तो उसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। और उस कारण का हमने क्या ढूंढ लिया? समाधान ढूंढ लिया मेरे प्यारे साथियों, समाधान ढूंढ लिया तो उसको हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान देना, उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो देखो, अंतिम परिणाम देना गलत बात है भाई, बेकार की बात कर रहा। रैंक निर्धारण करना ये भी इसका काम नहीं है, अनुशासन बनाए रखना ये भी काम नहीं। त्रुटियों एवं कठिनाइयों का पता लगाना, पता लगाना, कारण पता करना, ये एक ही बात है भाई। कैश कॉज हमें पता चल गया कि त्रुटि और कठिनाइयां क्यों हो रही हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाला शिक्षक क्या करेगा? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बेटा, जो आईडी हैं, जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में आईडी बोलता हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनका सम्मान करने वाला टीचर क्या करेगा? सभी को समान गति से पढ़ाएगा, सभी को समान गृह कार्य देगा, छात्रों की क्षमता अनुसार शिक्षण करता है, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर क्या देता है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान देता है। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता, मेरी बात सुनना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है? देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कई आधार होते हैं, एक तो बुद्धि के आधार पर होता है और एक शारीरिक आधार पर होता है, ठीक है ना, एक शारीरिक आधार पर होता है, संवेगों के आधार पर भी होता है, यानी कई कारण हैं जिनमें हर आदमी अपने आप में अलग होता है, यानी शरीर में अंतर, संवेगों में अंतर, बुद्धि में अंतर, यानी कोई एक जैसी बुद्धि का नहीं है। देखो, सभी को समान गति से पढ़ाना, तो सिंपल सी बात है, किसी की गति कैसी है? कम है, किसी की स्पीड कैसी है? स्लो सीखने की, किसी की स्पीड है हाई। अब मेरी बात सुनो, किसी की क्या है? हाई है, तो यहाँ पर समझ लो, और किसी की स्पीड क्या है सीखने की? मीडियम है। किसी की क्या है? मीडियम है सीखने की। अब मेरी बात सुनो, कि समान गति चलेगा तो या तो स्लो वाले पिछड़ेंगे या हाई वाले पिछड़ेंगे, मीडियम वाले तो कैच कर लेंगे। तो यहाँ भेदभाव पूरी तरीके से, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सम्मान कौन सा टीचर कर रहा है? सभी को समान गृह कार्य देना, मान के चलो सभी को हमने क्या कर दिया? समान गृह कार्य दे दिया, या तो बिल्कुल सरल दे दिया या बिल्कुल कठिन दे दिया। या तो सरल ही देंगे सभी को एक ही गृह कार्य, या कठिन ही कठिन देंगे। तो सरल सरल देंगे तो उसमें मंदबुद्धि वाले तो कर जाएंगे हैं, यानी या तो हम सरल गृह कार्य देंगे या फिर हम कौन सा देंगे? कठिन गृह कार्य देंगे। तो सरल में कौन कर जाएंगे भाई? मंदबुद्धि वाले सभी कर जाएंगे। और कठिन में कौन कर जाएंगे भाई? कठिन में कौन कर जाएंगे? कौन कर जाएंगे? प्रतिभाशाली सॉल्व कर जाएंगे। अब मेरी मेरी बात सुनो, प्रतिभाशाली तरक्की कर जाएंगे। अब एक बात सुने थोड़ा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? भेदभाव हुआ, तो सम्मान खत्म हो गया, तो इसलिए ये बात भी गलत है। केवल प्रतिभाशाली, भाई केवल तो राय तो हमेशा फैलाते है। छात्रों की क्षमता अनुसार शिक्षण करना, उसकी कैपेसिटी समझो, उसके बाद उनको टीचिंग कराओ, उसके बाद उनको पढ़ाओ, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान है इस टीचर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है? अधिगम को स्थायी बनाने हेतु सबसे प्रभावी कारक है। सबसे प्रभावी कारक क्या है? सार्थक पुनरावृत्ति, दंड, भय, प्रतियोगिता। सबसे प्रभावी कारक, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी हो, यहाँ पर सबसे प्रभावी कारक दंड निगेटिव है, भय निगेटिव है, प्रतियोगिता भी निगेटिव है, सार्थक, पुनरावृत्ति निगेटिव है, लेकिन सार्थक मीनिंगफुल
मीनिंगफुल, यहाँ पर सार्थक शब्द आगे दे दिया है बस, इसलिए यहाँ पर हमारा 26 का ए सही हो गया। इसके बाद है 27 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आगमन किसे कहते हैं? देखो, आगमन का जस्ट विपरीत होता है निगमन। आगमन जिसमें हम कहाँ चलते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलें, उदाहरण से नियम की तरफ चलें, एग्जाम्पल टू रूल, तो वो है आगमन। और जब हम नियम से कहाँ चलें, नियम से उदाहरण की तरफ चलें मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है हमारा निगमन। अब मेरी बात सुनो, एक में उदाहरण से नियम की तरफ चल रहे हैं और एक में हम नियम से उदाहरण की तरफ चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। देखो, और दूसरी हम बात करें तो जो आगमन विधि होती है मेरे प्यारे साथियों, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। अब हमें यहाँ पर हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, सामान्य से विशेष की तरफ, देखो हमेशा ध्यान रखना, उदाहरण से कहाँ चल रहे हैं, नियम की तरफ चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? नियम की तरफ चल रहे हैं। पहले उदाहरण और बाद में नियम। क्या है? पहले उदाहरण और बाद में नियम। बाद में क्या होता है? नियम। मेरे प्यारे साथियों, बस एक बात ध्यान रखना, ये नियम लिख लो आप। पहले उदाहरण किस में है? आगमन में। और बाद में क्या आते हैं? नियम। नियम सदैव कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। नियम सदैव कैसे होते हैं? जनरलाइज होते हैं, जो कि सामान्य होते हैं, सभी को आते हैं। जैसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ये सामान्य है बेटा। ये नियम हमेशा जो बन जाते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन उदाहरण जो होते हैं हमेशा, उदाहरण कैसे होते हैं? वो विशेष होते हैं। कैसे होते हैं? विशेष होते हैं। उदाहरण कैसे होते हैं मेरे प्यारे साथियों? विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, और उनका जो रूल होता है वो कैसा होता है? सामान्य होता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम कहाँ चल रहे हैं? उदाहरण से नियम की तरफ। कहाँ? उदाहरण से नियम की तरफ। अब इसमें क्या दे दिया? सामान्य से विशेष। सामान्य का मतलब क्या हो गया? नियम। सामान्य का मतलब क्या हो गया? नियम। और नियम से विशेष का मतलब क्या हो गया? उदाहरण। ये तो उल्टी गंगा बहा दी इसने, ये तो निगमन की बात कर दी, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? आगमन ढूंढना है। इसलिए ए हमारा गलत है और सी भी गलत है, रटना अनुकरण करना, यानी बी ऑप्शन एकदम राइट है बिल्कुल। विशेष से कहाँ चलेंगे हम? सामान्य की तरफ चलेंगे। 27 का बी हो गया। इसके बाद है 28, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन का क्या है? उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है तथ्य याद करना, परिभाषा दोहराना। देखो, याद करना, दोहराना, गणितीय समस्या का विश्लेषण, पाठ पढ़ना। तथ्य याद करना, भाई तथ्यों को याद कर लो। हाई ऑर्डर जो थिंकिंग है या हाई लेवल थिंकिंग है, उच्च स्तरीय चिंतन क्या है? ऐसा चिंतन जो कैसा हो? तार्किक चिंतन हो, जिसमें लॉजिक हो। लॉजिक थिंकिंग जो होती है, जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग ही क्या है बेटा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर वही क्या है? उच्च स्तरीय चिंतन होता है। तथ्य याद करना, यहाँ याद करने मात्र से ही उच्च स्तरीय नहीं है, यहाँ लॉजिक कहाँ? याद कर रहे हैं चीजों को केवल, गलत बात है। परिभाषा दोहराना यानी चीजों को रट रहे हैं। हाँ, पाठ पढ़ना ये भी सिंपल है। गणितीय समस्या का क्या करना? एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, और बाद में क्या करना? विश्लेषण जब हम गणितीय समस्या का करेंगे तो भाई उसमें उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों हेतु उपयुक्त साधन है। कौन सा साधन मेरे प्यारे साथी उपयुक्त है इसमें? जैसे कि ब्रेल लिपि और प्रोजेक्टर, चार्ट, मॉडल। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखो, प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल ये सभी बच्चों पर अप्लाइड होते हैं, लेकिन दृष्टि बाधित, वो क्या कह रहा है? दृष्टि बाधित, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कि नहीं? ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुईस ब्रेल के द्वारा ब्रेल पद्धति चलाई जाती है। और लुईस ब्रेल की याद में भारत में कितने रुपए का सिक्का चलता है? 2 रुपए का सिक्का चलता है ब्रेल पद्धति में। ये बातें पढ़ाऊंगा मैं जब पद्धति को कराऊंगा। इसमें टोटल 6 बिंदु होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, यदि छात्र बार बार अभ्यास द्वारा गणितीय कौशल में दक्ष होता है तो यह अधिगम का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? बिल्कुल, हाँ, यदि छात्र बार बार अभ्यास द्वारा गणितीय कौशल में क्या हो जाता है? दक्ष हो जाता है। यह अधिगम का कौन सा नियम है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अंतर्दृष्टि का नियम। प्यारे साथियों, तत्परता नहीं है, प्रभाव नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है, ये है हमारा
अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, छोटा सा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। बस इसी उम्मीद के साथ हम आपको रोजाना क्लास अवेलेबल कराते हैं। सबको मेरा नमस्कार प्यार भरा, जय हिंद जय भारत।